नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों आज हम जानेंगे हमारे ये बैगन में जो आने वाली समस्या है वो है फूड बोरर और सूट बोरर। और फूड बोरर और सूट बोरर ऐसी समस्या है जिससे यदि आप नियंत्रित नहीं करते हैं तो आपकी जो बैगन की फसल है वो आपको बिल्कुल भी उत्पादन नहीं देती है। जो फल निकलते हैं वो मार्केट में बेचने के लायक बिल्कुल नहीं होते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूँ राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। सबसे पहले हम जानेंगे कि हम फूड बोरर और सूट बोरर को पहचाने कैसे, इसके लक्षण क्या होते हैं। फिर इसके बाद हम जानेंगे इसका कारण क्या है और फिर इसके बाद हम नियंत्रण के बारे में जानकारी लेंगे और साथ में हम जानेंगे वीडियो की विशेष बात मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे उपाय जैविक जिनका यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो आप यकीन मानिए फूड बोरर और सूट बोरर की समस्या आपकी बैगन की फसल पर बिल्कुल भी नहीं रहेगी। 100% आपका नियंत्रण होगा। रासायनिक नियंत्रण आप कितना भी कर लें, लेकिन जब तक आप जैविक नियंत्रण नहीं करेंगे तो बैगन की फूड बोरर और सूट बोरर की समस्या आपको बिल्कुल नहीं जाएगी। आप ये हमारे बैगन की फसल देख रहे हैं, इसकी जो रोपाई है वो लगभग 15 दिन अभी हो चुके हैं और ये BNR की हर्ष वैरायटी है। बैगन में फूड बोरर और सूट बोरर के नियंत्रण के लिए सबसे पहले आपको इसकी लाइफ साइकिल के बारे में जानना पड़ेगा। तो लाइफ साइकिल में सबसे जो पहली स्टेज है वो है मादा मक्खी। मादा मक्खी क्या होता है, यहाँ पर अंडे देगी आकर और अंडा जो है फिर बाद में इल्ली का रूप लेगा आपका। तो इल्लियाँ बाद में क्या होगा कि 5 से 7 दिनों के बाद कोषावस्था में चली जाएगी और लगभग 5 से 7 दिन कोषावस्था में रहने के बाद फिर से वहाँ से फिर से मक्खी निकलेगी, आपकी नर मक्खी हो या फिर वो मादा मक्खी हो, दो में से कोई भी एक मक्खी निकलेगी और फिर से वो अंडे देना स्टार्ट आपकी कर देती है। तो इस तरीके इसका 4 चक्र होते हैं। तो दोस्तों आपने इसके जीवन चक्र के बारे में जानकारी ली। अभी आपने देखा कि कैसे एक प्रोण मक्खी हमारी वो अंडे देती है, अंडे देने के बाद इल्लियाँ बनती हैं, इल्लियाँ कोषावस्था में जाती हैं और कोषावस्था से निकलने के बाद फिर से एक हमारी एडल्ट मक्खी तैयार हो जाती है और फिर से वो हमारी फसल को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। तो आपको जो 4 चरण हैं, चारों चरण को पकड़ के चलना पड़ेगा, जिसमें से एक जो चरण है वो कोषावस्था का चरण है। वहाँ पर किसी भी प्रकार के इंसेक्टिसाइड का काम नहीं चलता है। इसमें सिर्फ 3 स्टेज ऐसी हैं जिन पर आप नियंत्रित कर सकते हैं। पहली तो अंडा, दूसरा है इल्ली और तीसरा है आपका उड़ने वाले पतंगे आपके। ठीक है, 3 प्रकार से आपको नियंत्रण करके रखने पड़ेंगे। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें क्योंकि आप उसके हिसाब से दवा का सिलेक्शन करेंगे। हम जो दवा का आगे हम कॉम्बिनेशन बताएंगे आपको वो ऐसी दवा होंगी जो कि अंडों पर भी काम करेंगी, इल्लियों पर भी काम करेंगी और उड़ने वाली जो एडल्ट मक्खी है उस पर भी काम करेगी। इसके हिसाब से हम कॉम्बिनेशन सेट करेंगे। तो उसके लिए हमें रासायनिक उपचार करना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ में आपको जैविक नियंत्रण भी करने पड़ेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैविक नियंत्रण को देखने के लिए आपको वीडियो के अंत तक जरूर देखना है। वीडियो के अंत में हम उसके बारे में आपको सारी जानकारी देंगे कि कैसे आप जैविक रूप से भी इसका नियंत्रण कर सकते हैं। तो रासायनिक उपचार में सबसे पहले हम प्रोफेक्स सुपर का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें क्रोफेनो और साइपर होता है। अब इसकी जो मात्रा है वो लगभग 300 ml से लेकर 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। इन्हें यदि आप 20 लीटर की टंकी का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो है 30 ml से लेकर 40 ml तक की मात्रा आप रख सकते हैं अपने पौधों की हाइट के हिसाब से। ठीक है, यदि पौधा छोटा है तो आप 300 ml रखें और पौधा यदि बड़ा हो गया है आपका तो फिर आप उसकी जो मात्रा है वो 400 ml रख सकते हैं। इसके बाद दूसरा इसमें क्या रहेगा, इसमें रहेगा आपका इमामेक्टिन बेंजोएट, जिसकी जो मात्रा है वो 100 ग्राम रहेगी और साथ में इसमें लेना पड़ेगा हमें इमिडाक्लोपिड। इसकी भी मात्रा आपको 100 ml रखनी पड़ेगी। दोनों दवा का कॉम्बिनेशन बना के आप स्प्रे करें। चाहे तो इसके साथ में आप फंगीसाइड भी मिला सकते हैं या फिर आपको कोई न्यूट्रिएंट वगैरह देने हैं तो वही आप उसको दे सकते हैं। इसके बाद भी यदि फूड बोरर और सूट बोरर नियंत्रण नहीं होता है तो फिर इसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा सुमो प्रिंट का और साथ में डाइपिल का। दोनों ही प्रोडक्ट जो हैं वो सुमो टोमो कंपनी के हैं और बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट हैं। इसकी सुमो प्रिंट की जो मात्रा है वो आपको लेनी है 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से और डाइपिल की जो मात्रा है वो 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी पड़ेगी। आप देखेंगे कि इसके बाद फिर आपका नियंत्रण अधिकतर हो जाता है, क्योंकि डाइपिल एक बायोलॉजिकल कंटेंट है जो कि हमारे पौधे पर जो है जैविक रूप से काम करता है। इसको जैविक हम बोल सकते हैं लेकिन है वो बायोलॉजिकल। ठीक है, तो सुमो प्रिंट में भी 2 टेक्निकल होते हैं जो कि अंडों पर भी काम करेंगे और एडल्ट पे भी काम करेंगे आपके, और साथ में इल्लियों को भी समाप्त करेंगे। इसके साथ में हम किसी भी फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी न्यूट्रिएंट का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब लास्ट हमारे पास इलाज है वो है दोस्तों डेलीगेट। इसके साथ में आपको कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड लेना पड़ेगा। ठीक है, जो कि केल्डान के नाम से आपको मिलता है। तो डेलीगेट की जो मात्रा है वो आप 160 ml प्रति एकड़ लेंगे और केल्डान की जो मात्रा है वो आप लेंगे 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। ये 4 कॉम्बिनेशन आपको मैं बता रहा हूँ, ये बारी बारी से एक के बाद एक आपको इस्तेमाल करने चाहिए। यदि इनका इस्तेमाल आप करते हैं तो आपकी 100% फूड बोरर और सूट बोरर नियंत्रित हो जाती है। हाँ, यदि फूड बोरर और सूट बोरर की समस्या काफ़ी आ चुकी है, जैसे फल जो है आपके काफ़ी उसमें छेद हो चुके हैं, तो फिर आपको एक काम और करना पड़ेगा कि आपके बैगन के पूरे प्लाट में जो भी फल आपके वो छेद वाले रहते हैं उनको आप लेबरों से तुड़वाएं और तुड़वा के उसको बहुत दूर
यानी लगभग 1 से 2 किलोमीटर दूर उसको डालना पड़ेगा आपको, या फिर मिट्टी में गड्ढा करके आप उसको गाड़ दें, तो आप देखेंगे कि ये समस्या आपकी समाप्त हो जाती है और इसके बाद फिर स्प्रे कर दें आप। ठीक है, अब हम जानते हैं वीडियो की विशेष बात में हम जैविक नियंत्रण के बारे में जानेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता दूँ, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैविक नियंत्रण में सबसे पहला जो नियंत्रण वो ये है कि आप इस पर जब भी कोई भी स्प्रे करें, ठीक है, रासायनिक उपचार जो भी आप करते हैं उसके साथ आप नीम ऑयल का इस्तेमाल करें। नीम ऑयल एक अच्छा फंगीसाइड भी है, एक इंसेक्टिसाइड भी है, और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है हमारे पौधे की, और अंडों पर भी अच्छे से काम करता है ये। ठीक है, और इसकी जो महक होती है वो एडल्ट को दूर रखती है। तो आप देखेंगे कि नीम ऑयल यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके बैगन के प्लाट पर जो है इल्लियाँ भी समाप्त होंगी, आपका वाइट फ्लाई है, थ्रिप्स है, ये भी आपके काफ़ी हद तक नियंत्रित होते हैं। इसके बाद जो हमारा रामबाण इलाज है वो है दोस्तों फेरोमोन ट्रैप। फेरोमोन ट्रैप एक ऐसा ट्रैप है जिस पे हमारी जो मादा मक्खी अंडे देती है ना, उसी के जो नर मक्खी होती है उसकी सुगंध हम उसमें देते हैं। ठीक है, वहाँ एक कैप्सूल होती है, वहाँ उसमें नर मक्खी की सुगंध होती है। मादा मक्खी जब भी आती है अटैक करने के लिए तो उसकी नर मक्खी की सुगंध के कारण वो वहाँ अटैक होती है, उसके अंदर जाके फंस जाती है, और फंस के जाती है वहाँ पर वो मर जाती है। तो जब वो मर जाती है तो उसकी जो लाइफ साइकिल है वहीं पर समाप्त हो जाती है, वह अंडे नहीं दे पाती, और अंडे नहीं दे पाएगी तो फिर आपकी जो फसल है वो सुरक्षित रहेगी। तो फेरोमोन ट्रैप आप कम से कम प्रति एकड़ के हिसाब से 20 लगाएं। मैं पिछले 2 सालों से अपनी फसल को इसी तरीके से सुरक्षित रखते आ रहा हूं, और मुझे इस प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है कि मैं कभी बैगन से परेशान हुआ हूँ। मैंने यहाँ तक इतने हाई टेक्निकल जो आपको बताए हैं डेलीगेट वगैरह मैंने कभी अपनी फसल पर नहीं डाले हैं, क्योंकि महंगा बहुत है और खर्चे इतने हैं, रेट कभी कभी मिल नहीं पाते। इसलिए अगर आप जैविक रूप से नियंत्रित करते हैं तो आप देखेंगे कि एक जो फेरोमोन ट्रैप है लगभग 70 से 80 रुपये में आपको मिल जाता है, और वो कम से कम 20 से 25 दिन तक आपका चलता है। 20-25 दिन के बाद फिर आप दूसरा उसमें डाल दें, कैप्सूल बस डालना आपको, वो पूरा जो स्ट्रक्चर है वहीं पर रहता है, आपको सिर्फ कैप्सूल उसमें बदलनी पड़ती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपको खर्चा बहुत कम है, क्योंकि जो कैप्सूल के दाम है वो लगभग 40 रुपये 50 में आपको एक कैप्सूल मिल जाती है। तो यानी 500 रुपये आपके 15 से 20 दिनों के लिए। तो आपको इतने में तो लेबर चार्ज लगेगा स्प्रे करने का, वहाँ आपका नियंत्रण हो जाता है। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि बैगन की फसल के संबंध में कोई भी आपको जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा इस विषय पर वीडियो लाने के लिए। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।